नमस्कार। योग एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। अक्सर लोगों की यह शिकायत होती है कि हमने सब आजमा लिया, कई तरह की चिकित्सा करा ली, हमारी यह समस्या किसी भी प्रकार से दूर नहीं हुई। हमने एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा सब करके देख लिया, कोई खास लाभ नहीं हुआ। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़भूमि, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में शायद उन्हीं व्यक्तियों के लिए समाधान बताया है। सूत्र का आशय है कि यदि दीर्घ काल तक यानी लंबे समय तक नैरंतर्य यानी निरंतरता में सत्कारा सेवितो यानी श्रेष्ठ कार्य का सेवन करने पर दृढ़ भूमि यानी महत्वपूर्ण आधार, मजबूत आधार, ठोस जमीन का निर्माण होता है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को लंबे समय तक निरंतर करते रहने पर ही वह फलदायी होता है, अन्यथा लाभ की इच्छा नहीं की जानी चाहिए। यह सूत्र योगाभ्यासी साधकों के लिए निर्देश किया गया है, इसलिए इसका सही प्रयोग तो योगाभ्यास के क्षेत्र में किया ही जाना चाहिए। तो फिर देर किस बात की, रोज की तरह आज भी शुरू कर दीजिए योगाभ्यास। प्रारंभ करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज। आसनों से पूर्व सूक्ष्म व्यायाम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सूक्ष्म व्यायाम हमें तैयार करता है शारीरिक और मानसिक रूप से आसनों के अभ्यास के लिए। आज का सूक्ष्म व्यायाम आपके स्टमक रीजन पे इफेक्ट डालने वाला व्यायाम है। आइए इसके लिए सबसे पहले पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम के लिए शारीरिक स्थिति लेंगे। आपके दोनों पैर मिले रहेंगे, दोनों हाथ कमर से लगे रहेंगे, गर्दन सीधी रहेगी। प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आप राइट लेग को 30 डिग्री एंगल तक उठाएंगे। श्वास को लेते हुए पैर ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए पैर नीचे। पैर की मांसपेशियों को खिंचाव देके रखें। 1 to 10 टाइम राइट लेग से करने के बाद लेग चेंज करेंगे। लेफ्ट लेग अप डाउन। अतिरिक्त हलचल, झटका शरीर में बिल्कुल न दें। लयबद्ध तरीके से पैर को श्वास प्रश्वास की गति के साथ ऊपर नीचे करते रहें। 1 to 10 टाइम दोनों पैर से करने के बाद दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएंगे। 30 डिग्री एंगल में ऊपर उठाएं। श्वास लेने के साथ आप पैरों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। 1 to 10 टाइम इस क्रिया को करने के पश्चात फिर से दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे और पैर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाएं। 10 टाइम। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम। ध्यान रहे आपका पैर ऊपर जाएगा, श्वास भीतर, पैर नीचे आएगा, श्वास बाहर। पैर को बिल्कुल सीधा रखें, घुटने से पैर को न मोड़ें। दोनों तरफ घुमाने के बाद आप लेफ्ट लेग से सेम इसी तरह क्लॉकवाइज 1 to 10 टाइम विद इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज पैर को घुमाएंगे। 1 to 10 टाइम। कंटिन्यू। दोनों तरफ से पैरों को घुमाने के बाद दोनों पैरों को एक साथ घुमाएंगे।
एंटी क्लॉकवाइज, क्षमतानुसार घुमाने के पश्चात आप विश्राम करें शवासन की स्थिति में। यदि आप चाहें तो हर स्टेप के बाद भी विश्राम कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि 1 to 10 टाइम करने में आपको अतिरिक्त दबाव लगे तो आप इस क्रिया की अवधि को घटा भी सकते हैं 1 to 5 टाइम। नेक्स्ट स्टेप, दोनों पैरों को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। अगेन, बार बार ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ध्यान रहे, इस क्रिया में आपके घुटने सीधे रहेंगे, कमर जमीन से लगी रहेगी। लगातार 1 to 10 टाइम इस क्रिया को दोहराएं। दोनों पैरों को आपस में मिला के रखें। क्रिया को करने के पश्चात विश्राम करें शवासन की स्थिति में। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का गैप, दोनों हाथों की हथेलियां कमर से 6 इंच की दूरी में। गर्दन सीधी, ढीला छोड़ें शरीर की समस्त मांसपेशियों को। एब्डोमिनल रीजन लूज, रिलैक्स। शवासन की स्थिति में आप अपने शरीर की समस्त मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला रखें। जो खिंचाव, तनाव क्रिया की स्थिति में हुआ है उसे शिथिलीकरण के माध्यम से समाप्त करें। आसनों की प्रैक्टिस से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम आपको बताते हैं, अन्यथा लाभ के स्थान में आपको हानि उठानी पड़ सकती है। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर उदर को निर्मल करके आसनों का अभ्यास करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखने की है कि योग का अभ्यास करते हुए आप अनावश्यक वस्त्र धारण न करें। जिस जगह आप आसनों का अभ्यास कर रहे हैं उस स्थान पर कंबल, दरी ज़रूर बिछा लें। योग का अभ्यास कभी भी आप बिना कुछ बिछाए ज़मीन पर ना करें। आज हम आपको बताते हैं गौमुख आसन का अभ्यास कैसे किया जाता है। गौमुख आसन गाय के मुख के समान शरीर की आकृति हो जाने के कारण इसको गौमुख आसन कहा जाता है। ये आसन फेफड़े के रोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। स्पाइन को सीधा रखने में सहायक होता है। हाथों की, कमर की मांसपेशियों की क्षमता को बढ़ाता है, उनमें लचीलापन बढ़ाता है। आर्थराइटिस तथा ड्राई पाइल्स में यह विशेष रूप से लाभकारी है। अंडकोशों की वृद्धि को रोकता है। यह किडनी की बीमारी में लाभकारी होता है। साथ ही कमर दर्द में भी यह विशेष रूप से लाभ पहुंचाता है। गौमुख आसन के अभ्यास में हमें कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए। इस आसन को दोनों तरफ से करना चाहिए। पहले क्रम में हमारा दाहिना पैर ऊपर रहता है तथा दूसरे क्रम में जब हम दूसरी साइड से करेंगे तो बायां पैर ऊपर रखेंगे। पाइल्स में यदि ब्लीडिंग होती हो
तो इसका अभ्यास न करें। कभी भी जोर ज़बरदस्ती के साथ गोमुख आसन का अभ्यास कभी नहीं करना चाहिए। यह कंधों को हानि पहुंचा सकता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि गौमुख आसन की विधि क्या है और किस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं गौमुख आसन का अभ्यास कैसे किया जाता है। सबसे पहले दंडासन की स्थिति में आएंगे। आपके दोनों पैर सीधे सामने की ओर रहेंगे। आपके दोनों हाथ दोनों बटक्स के अगल बगल रहेंगे। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं बाएं पैर से। धीरे से बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाहिने थाइस के नीचे लाएंगे। ध्यान रहे आपकी एड़ी बटक्स के बाहर रहेगी। धीरे से दायां पैर मोड़ते हुए बाएं पैर के ऊपर लाएंगे। आपकी बटक्स के बगल में ही आपकी हील रहेगी। ध्यान रहे एड़ियों के ऊपर आपको नहीं बैठना है। प्रयास करें आपके दोनों घुटने एक सीध में हो, एक घुटने के ऊपर ठीक दूसरा घुटना हो। आपकी कमर गर्दन सीधी। धीरे से दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे। ध्यान रहे जो पैर आपका ऊपर है वो हाथ ऊपर रहेगा। प्रारंभ करें। धीरे से दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए पीछे ले जाएंगे और बाएं हाथ को मोड़ते हुए पीछे की ओर लाएंगे। पीछे से दोनों हाथों को ग्रिप करेंगे। कोहनी को ठीक सिर के पीछे लाएंगे। धीरे से आँखों को सहज रूप से बंद कर लें। वापस आने के लिए धीरे से पहले आँखों को खोलेंगे। दोनों हाथों की पीछे से ग्रिप को खोलेंगे। ऊपर वाला हाथ धीरे धीरे सीधा करेंगे। नीचे वाले हाथ को मोड़ते हुए सामने लाएंगे। धीरे से ऊपर वाला हाथ नीचे लाएंगे। धीरे से दोनों हाथों की सहायता से ऊपर वाले पैर को सीधा करेंगे। उसके बाद नीचे वाले पैर को सीधा करेंगे। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का गैप लेके दोनों हथेलियां पीछे की ओर रखेंगे। शरीर को ढीला छोड़ेंगे। अपनी गर्दन कंधे की ओर रखेंगे। आंखें बंद। विश्राम की स्थिति में आपके शरीर की समस्त मांसपेशियां ढीली रहेंगी। सामान्य करेंगे श्वास प्रश्वास को। उसके बाद सहज रूप से वापस पुनः स्थिति में आ जाएंगे। ध्यान रहे जिस प्रकार लेफ्ट लेग से आपने इस आसन का अभी अभ्यास किया उसी तरह सेम राइट लेग से भी स्टार्ट करके इसको करेंगे। दोनों तरफ से जो हम इस आसन को करते हैं तो पूर्ण लाभ हमें इस आसन का मिलता है। आसन करने के पश्चात विश्राम ज़रूर करें। विश्राम की स्थिति में शरीर की समस्त मांसपेशियों को ढीला छोड़ें और आसन से जो आपके शरीर में परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को देखने का प्रयास करें। जिस भी भाग में आपको खिंचाव तनाव लगा है उसे कम करने का प्रयास करें। क्षमता अनुसार आसन का अभ्यास करने के पश्चात सहज स्थिति में पुनः वापस आ जाएंगे। कब्ज एक ऐसी जटिल बीमारी है, एक ऐसी समस्या है जिसे सामान्यतः गंभीरता से नहीं लिया जाता। कब्ज का रोगी आलसी, अकर्मण्य, चिड़चिड़ा और अस्त व्यस्त हो जाता है। इसकी वजह से मनुष्य में रोग प्रतिरोधक शक्ति घट जाती है और संक्रमण आदि के माध्यम से कई अन्य रोगों का खतरा भी बन जाता है। इसकी ओर ध्यान न देने और मामूली गड़बड़ जो अपने आप ठीक हो जाएगी ऐसा मान लेना आगे जाकर बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि इसकी वजह से जो विषाक्त तत्व
शरीर से बाहर निकलना चाहिए वह बाहर न निकलकर पूरे शरीर में फैल जाता है। इससे रक्त तथा शरीर के अन्य अवयवों में विष की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम बड़ी विकृतियों के रूप में कभी भी हमारे सम्मुख प्रकट हो सकते हैं, जैसे कि स्किन में कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, किडनी अफेक्टेड हो सकती है और भी इसी तरह के कई रोग हो सकते हैं। इस बीमारी की विशेषता यह है कि यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। तो आइए इस विषय में हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि यह समस्या होती क्यों है। वर्तमान में प्रचलित आहार, जिसमें चिकनाई की मात्रा ज़्यादा होती है, अकर्मण्य जीवन शैली, व्यायाम की कमी, जल एवं रेशे युक्त भोजन की कमी एवं तनाव युक्त मानसिकता आदि कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से यह समस्या उत्पन्न होती है। इसे पहचानने के लिए कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन पर कि गौर किया जाए तो आसानी से पहचानी जा सकती है। जैसे शौच के समय मल का आसानी से निष्कासित न होना, पेट में निचले हिस्से में भारीपन एवं उत्साह की कमी आदि। जब हम आपको इसके बायो मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे तो यह बताना चाहेंगे कि यह रोग किस तरह एक समस्या बनती है। वस्तुतः शाक सब्जियों की कमी, रेशेदार भोजन की कमी की वजह से हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कि आकुंचन प्रकुंचन की प्रक्रिया में कमी आती है और बॉवेल मूवमेंट यानी कि भोज्य पदार्थों के आंतों में आगे बढ़ने का क्रम आसानी से नहीं हो पाता है। दूसरा, भोजन जो हम कर रहे हैं जैसे ब्रेड, बिस्किट, मैदे वाली चीज़ें, मांस, अंडे, तेल, पनीर युक्त भोजन आदि आसानी से पचते नहीं तथा आंतों में पड़े रहते हैं। तीसरा कारण यह है कि शरीर में जल की कमी की वजह से बड़ी आंत, खास तौर से रेक्टम में जितनी मात्रा में वाटर होना चाहिए जो आंतों के अंदरूनी सतह को चिपचिपा बनाए रखती है, उसकी कमी से मल का संपर्क आंतों से हट जाता है क्योंकि मल सूख गया है। इसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में कमी आती है और हमारा दबाव मल के ऊपर से हट जाता है। इससे रेक्टम उसे बाहर निकाल नहीं पाता है। इस समस्या की और भी कई वजहें हैं, जैसे पाश्चात्य शैली के कमोड, टॉयलेट का इस्तेमाल हमारी बड़ी आंत को यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन पर दबाव नहीं बना पाता, जिसकी वजह से भी मल निष्कासन कठिन हो जाता है। दूसरे, शरीर में मूवमेंट की कमी की वजह से, एक्सरसाइज की कमी की वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया स्लो हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में पहुंचा भोज्य पदार्थ पूरी तरह से उपयोग में नहीं लिया जाता और परिणाम स्वरूप कब्ज का कारण बन जाता है। योग का अभ्यास इन सभी विषमताओं से हमें बाहर निकाल लेने की क्षमता रखता है। मुख्य रूप से शोधन क्रियाएं, जहां हमारे मलों के निष्कासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहीं आसन, प्राणायाम के अभ्यास से बॉवेल मूवमेंट आसान हो जाता है और यदि इसके साथ रेशेदार भोजन का प्रयोग भी प्रारंभ कर दिया जाए तो कब्ज से सर्वथा मुक्ति मिल जाती है। योगाभ्यास के क्रम में यह ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि आप कब्ज के साथ साथ हृदय रोग या उच्च रक्तचाप आदि रोगों से भी ग्रस्त हैं तो पहले उन्हें नियंत्रित करने वाले योगाभ्यास करें। इसके लिए हमारे आगे के एपिसोड में आपको हम बताते रहेंगे। यदि आप केवल कब्ज और उदर संबंधी अन्य विकारों जैसे हाइपरएसिडिटी, ओबेसिटी, डायबिटिक मेलेटस आदि से ग्रस्त हैं तो आपके लिए योगाभ्यास के क्रम में से सबसे पहले क्रियाएं जैसे लघुशंख प्रक्षालन, वमन, कपालभाति, अग्निसार आदि अभ्यास बहुत ही उपयोगी अभ्यास हैं। यदि क्रियाएं आसानी से संभव न हो तो आसनों के अभ्यास से शुरुआत की जा सकती है। मुख्य रूप से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटिचक्रासन, सूर्य नमस्कार या
प्रज्ञा योग व्यायाम का अभ्यास करना अत्यंत उपयोगी होता है। उसके तुरंत बाद थोड़ी देर का शवासन करें। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे अभ्यास जैसे लेटकर पैरों को चलाने वाले अभ्यास, उदराकर्षण आसन आदि से उदर की मांसपेशियों में गति देना चाहिए। चक्की चालासन, नौका चालासन, इसके अलावा वज्रासन में बैठना तथा शशांक आसन, सुप्त वज्रासन आदि अभ्यास के माध्यम से भी उदर के क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को गति देना चाहिए। यदि आप योगाभ्यास करते हैं तो फिर पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन आदि का अभ्यास प्रमुखता से करें। आसनों के अभ्यास के बाद प्राणायाम का अभ्यास किया जाना चाहिए। इस क्रम में नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम अपनाए जाने चाहिए। तनाव से अपने आप को मुक्त रखने के लिए ध्यान, खासतौर से सविता का ध्यान उत्तम होता है। योगाभ्यास के अलावा कुछ और क्रम भी जीवन में अपनाए जाने चाहिए, जैसे निश्चित समय पर जगना और निश्चित समय पर मल त्याग करना। भोजन और शयन के बीच में 2 से 3 घंटे का अंतर रखना। भोजन के बाद टहलना या वज्रासन में बैठना। दिन में कम से कम 5-6 लीटर पानी पीना आदि कुछ ऐसे क्रम हैं जो कब्ज से मुक्ति दिलाने में बड़े ही उपयोगी हैं। लघु शंख प्रक्षालन या वमन आदि के अभ्यास की चर्चा आगे हम विस्तार से करेंगे। इसके लिए देखते रहिए हमारे आगे के एपिसोड्स। प्राणायाम से हाथी के समान बल तथा सिंह के समान पराक्रम उत्पन्न हो जाता है। प्राणायाम से आप निरोगी, दीर्घायु तथा तेजवान, ओजवान हो सकते हैं। योग में सफलता चाहने वालों के लिए ऐसे ही एक प्राणायाम की चर्चा आज हम कर रहे हैं, जिसका नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्र नाड़ी यानी बायां नासिका छिद्र। बाएं नासिका छिद्र से बार बार श्वास प्रश्वास लेने के कारण हम चंद्र नाड़ी का भेदन करते हैं, इसीलिए इसको चंद्रभेदी प्राणायाम कहा जाता है। यह प्राणायाम बढ़ा हुआ पित्त शांत करता है, शरीर में बढ़ी हुई उष्णता को शांत करता है, खट्टी डकारें, थकावट को दूर करता है। बाएं नासिका छिद्र यदि बंद हो जाए तो थोड़ी देर दाईं करवट पर लेट के बाएं नासिका छिद्र को चलाना चाहिए। इसके पश्चात ही चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। इसी के साथ कुछ सावधानी भी हमें इस प्राणायाम में रखनी होती है। वात रोगी इसका अभ्यास न करें। उच्च रक्तचाप वाले रोगी इसका अभ्यास कुंभक के साथ न करें। यह प्राणायाम शीतलता युक्त होता है, शीत प्रधान होता है। गर्मियों के दिनों में यह प्राणायाम बहुत ही उपयोगी होता है। ठंडियों के दिनों में ठंडी के समय इसका अभ्यास वर्जित माना जाता है। आइए इस प्राणायाम की विधि के बारे में अब हम आपको बताते हैं कि चंद्रभेदी प्राणायाम को कैसे किया जाता है। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में आ जाएंगे। वह आसन पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन या सुविधा अनुसार सुखासन भी हो सकता है। उसके लिए आइए प्रारंभ करें। अच्छा होगा यदि आप पद्मासन में करें। यदि इनमें से कोई भी आसन संभव ना हो तो वज्रासन में बैठ के भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले दाहिने हाथ से बनाएंगे प्रणव मुद्रा। आपकी तर्जनी और मध्यमा उंगली भीतर की ओर, अनामिका और कनिष्ठिका उंगली बाहर की ओर रहेगी, अंगूठा बाहर की ओर रहेगा। दाहिने नासिका छिद्र को अंगूठे की सहायता से बंद करके बाएं नासिका छिद्र से श्वास को भीतर की ओर लेंगे। श्वास को भीतर लेने के पश्चात दाहिने नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालेंगे। पुनः दाहिने नासिका छिद्र को बंद करेंगे और बाएं नासिका छिद्र से श्वास को भीतर लेंगे। श्वास को भीतर लेने के पश्चात दाहिने नासिका छिद्र से श्वास पुनः बाहर। लगातार इसी प्रकार इसी क्रम में श्वास प्रश्वास करते रहेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम बिना कुंभक
और जालंधर बंद को करने के पश्चात धीरे से आँखों को खोलेंगे। प्रणव मुद्रा को धीरे से नीचे की ओर लाएंगे। थोड़ी देर आँखें बंद करके शांत भाव से शरीर में उत्पन्न हुए परिवर्तन को देखने का प्रयास करेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम करने से आपके भीतर जो शांत भाव उत्पन्न हुआ उसका आनंद लें। स्थिरता के साथ शांत चित्त होके पूर्ण एकाग्रता के साथ बैठे रहें और सामान्य करें श्वास प्रश्वास की गति को। ब्रीथ नॉर्मल होने के बाद प्रारंभ करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम कुंभक और जालंधर बन के साथ। पुनः फिर से दाहिने हाथ से बनाएंगे प्रणव मुद्रा। दाहिने नासिका छिद्र को अंगूठे की सहायता से बंद करेंगे और बाएं नासिका छिद्र से श्वास को भीतर की ओर लेंगे। श्वास को भीतर लेने के पश्चात दोनों नासिका छिद्रों को बंद करेंगे, कुंभक लगाएंगे। उसके बाद जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद में आप अपनी चिन्ह को कंठकूप से लगाएंगे। इसके पश्चात धीरे से गर्दन को सीधा करते हुए दाहिने नासिका छिद्र से रेचक करेंगे। ये एक चक्र हुआ चंद्रभेदी प्राणायाम का। प्राणायाम की प्रक्रिया से आपके शरीर में जो परिवर्तन आपको महसूस हुआ उसके प्रति सजग रहेंगे। जो ठंडापन, कंपन, पसीना, घबराहट, जो भी जैसा भी अनुभव हुआ उसके प्रति अपनी सजगता को बनाए रखेंगे। ध्यान रहे क्षमता अनुसार ही आप चंद्रभेदी प्राणायाम को करें। आप धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ा भी सकते हैं। 5 मिनट से प्रारंभ कर गर्मियों के दिनों में आप इसका अभ्यास बढ़ाएं तो आपको अधिक लाभ मिलेगा।